अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू CSC स्कॉलरशिप गाइड बुक। मेरा नाम है मोहम्मद नदीम और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर अप करेंगे कि जब हम लोग चाइना में अप्लाई करते हैं स्टडी के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। ये वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशल बनाई गई है कि ताकि आप लोगों को वो तमाम डॉक्यूमेंट जिन की आपको ज़रूरत होने वाली है वो तमाम डॉक्यूमेंट्स आप लोग पहले से रेडी कर लो, ताकि आप लोगों को वक्त के लिहाज से अपडेट ना करना पड़े। आप लोगों को जब भी आप लोग चाइना में अप्लाई करो तो उससे पहले ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी हों, और फिर जब यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट हो तो उसके लिहाज से आप लोग ये डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को सेंड कर दो और यूनिवर्सिटी के पोर्टल्स पे और जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स आती हैं उनके पोर्टल्स पे अपलोड करते जाओ। तो आप लोगों ने ये वीडियो मेरी पूरी देखनी है ताकि आप लोगों को हर चीज़ के बारे में प्रॉपर समझ आ सके कि हम लोगों का कौन सा डॉक्यूमेंट्स हमने कब अपलोड करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट क्या होता है। आप लोगों ने मेरी वीडियो को स्किप आउट नहीं करना और पूरी वीडियो आप लोगों ने डिटेल के साथ देखनी है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है CV, कि हम लोग जब भी अप्लाई करते हो तो हम लोग सबसे पहले CV बनाते हैं। अब CV का पर्पस क्या होता है? CV का पर्पस एक तो हम लोगों ने एक्सेप्टेंस लेटर लेना होता है कि हम लोगों ने किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो उसके लिए हम लोगों ने एक्सेप्टेंस लेटर लेना है, और एक्सेप्टेंस लेटर की बेस पे हम लोगों के एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब भी आप लोग CV बनाओ तो CV हमेशा आपकी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। अट्रैक्टिव का मतलब ये है कि अगर आप लोगों का घर का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ है तो इसका मटेरियल बाद में देखा जाएगा, आप लोगों के घर का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाएगा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है आप लोगों का तो इसका मतलब यही होगा कि इसका मटीरियल भी ठीक है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों का बुरा है लेकिन मटीरियल आप लोगों ने अच्छा यूज़ किया हुआ है तो वो मटीरियल भी आप लोगों का जो होगा वो मीनिंगलेस आ जाएगा। इसी तरह आप लोगों ने जो CV है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा यूज़ करना है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर हम CV का कैसा अच्छा यूज़ कर सकते हैं? आप लोगों ने उसके लिए प्रॉपर अच्छा फ़ॉन्ट यूज़ करना है। आप लोगों ने उसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है, फ़ॉन्ट डिज़ाइन आ जाता है, फ़ॉन्ट कलर आ जाता है, ये प्रॉपर आप लोगों ने अच्छा यूज़ करना है और आप लोगों ने टेम्पलेट के अकॉर्डिंग काम करना है। अब आप लोगों ने ऐसे काम नहीं करना कि सिंपल सा मैंने अबाउट मी का हेडिंग दिया और इसके अंदर मैंने अबाउट लिख दिया, फिर मैंने इसके अंदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन की हेडिंग दी और पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारी लिख दी। इस तरह नहीं करना। आप लोगों ने प्रॉपर एक पिक्चर लगानी है, आप लोगों ने अपने बारे में थोड़ा सा लिखना है, अपनी स्किल्स के बारे में लिखना है, अपनी सर्टिफिकेशंस के बारे में लिखना है। एक प्रॉपर आप लोगों ने CV का टेम्पलेट यूज़ करना और एक CV ऐसी बनानी कि जो आपके अट्रैक्टिव हो। अगर आपकी CV अच्छी होगी तो सुपरवाइज़र की तरफ से एक्सेप्टेंस लेटर भी आपको मिल जाएगा और आपका एडमिशन भी आप लोगों का कंफर्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी CV नहीं अच्छी होगी तो आप लोगों का CV का मटेरियल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो CV का मटेरियल अच्छा नहीं लगेगा तो आपको एक्सेप्टेंस लेटर भी नहीं मिलेगा और एडमिशन के चांसेस भी आपके कम हो जाएंगे। तो CV पे आप लोगों ने थोड़ी मेहनत करनी है ताकि आप लोगों का CV वाला जो स्टेप है ये अच्छा क्लियर हो जाए। क्यों कि आपका जितना भी काम है वो सारा CV पे डिपेंडेंट है। जब आप लोग CV बना लोगे तो उसके बाद आप लोग कोशिश करें कि आप लोग कुछ ना कुछ सर्टिफिकेशंस करें, कुछ सेमिनार्स को अटेंड करें, कुछ वेबिनार्स को करें, कुछ कोर्सेज़ को अटेंड करें। ये जितना कुछ भी है ये आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोगों अगर डेली का 1 से 2 सेमिनार अटेंड कर लेते हो या आप लोग कोई वेबिनार्स को अटेंड कर लेते हो, वेबिनार्स आपको बेइंतहा इंटरनेट पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे होते हैं। आप लोग जस्ट गूगल करो, आप लोगों को बहुत सारे सेमिनार्स और वेबिनार्स होते हैं जिनके आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लिंक्स मिलते हैं। आप लोग उनको ज्वाइन करो और एट द एंड आपको सर्टिफिकेट्स मिल जाते हैं। इनका फ़ायदा ये होगा आपको कि आप लोगों की CV स्ट्रांग हो जाएगी। आप CV के अंदर ये पॉइंट लिख सकते हो कि मैंने सेमिनार्स वेबिनार्स को अटेंड किया हुआ है। उसके अलावा आप लोग कुछ टाइम 1 माह 2 माह आप लोग कोर्सेज़ को दो। आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे कोर्सेज़ ऑफर किए जा रहे हैं। आप लोग फ्री में वो कोर्सेज़ कर लें, उनकी सर्टिफिकेशंस को अपनी CV में ऐड करें। ये जब आपकी चीज़ें जब आपके CV में ऐड होने लग जाएंगी तो इनका मतलब होगा कि आपके स्किल्स बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जब आप लोगों के उन्हें सेमिनार्स अटेंड नहीं किए होंगे, वेबिनार्स अटेंड नहीं किए होंगे, कोर्सेज़ नहीं किए होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास स्किल्स कम आ रहे हैं। अगर आपके पास स्किल्स कम हो रहे हैं तो आपके एडमिशन के चांसेस भी वहाँ कम होते जा रहे हैं और आपके एक्सेप्टेंस लेटर के चांसेस भी कम होते जा रहे हैं। लेकिन जब आप लोगों ने सेमिनार वेबिनार को अटेंड किया तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपने इंटरनेशनल लोगों को सुना है, सुनने के बाद आप लोगों को उन लोगों ने आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया है। इसी तरह जब कोर्सेज आप लोग करते हो तो इसका मतलब ये होगा कि आप लोगों ने कोई कोर्स कंप्लीट किया और आप लोगों में उसके स्किल्स भी हैं। इसी के बाद हमारे पास आ जाता है स्टडी प्लान। आप लोगों ने स्टडी प्लान, ये जो रिसर्च प्रपोजल है, इसको अच्छा बनाना है। अब स्टडी प्लान और रिसर्च प्रपोजल जो ये हमेशा आप लोगों का इस सर्टिफिकेशन एरिया पे डिपेंडेंट होगा। क्यों कि जब आप लोगों ने सेमिनार वेबिनार को अटेंड किया होगा तो आप लोगों को मुख्तलिफ लोगों की थिंकिंग समझ आएगी कि लोग कहाँ तक काम कर चुके हैं, लोग क्या काम कर रहे हैं। उसके बाद आप लोगों ने जब कोर्सेज़ किए होंगे तो कोर्सेज़ से आप लोगों को टेक्निक समझ आई होंगे। आपको पता होगा कौन कौन सी टेक्निक यूज़ हो सकती हैं, कैसे यूज़ हो सकती हैं। आप उनको मॉडिफाई करके आप लोग उन पे नोवेल्टी ला के एक अपना एल्गोरिदम बता सकते हो कि हम लोग फ्यूचर में ये काम कर सकते हो और हम ये काम करेंगे।
उसके बाद आपके पास आ जाता है लेटर ऑफ मोटिवेशन और पर्सनल स्टेटमेंट। लेटर ऑफ मोटिवेशन का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने इसमें अपना प्रीवियस बैकग्राउंड बताना है कि आपने क्या क्या काम किए हुए हैं, आप में क्या क्या स्किल्स हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने अपना फ्यूचर डायरेक्शन बताना है। सिंपल वर्ड्स कहो तो सीवी को जब आप लोग हैंड रिटन फॉर्म में लेकर आते हो उसको हम लोग बोलते हैं लेटर ऑफ मोटिवेशन। सीवी के अंदर आप लोगों की कुछ वर्ड्स में डिस्क्रिप्शन होती है लेकिन लेटर ऑफ मोटिवेशन के अंदर आपके पास डिटेल होती है। लेकिन आपके पास जो लेटर ऑफ मोटिवेशन है इसकी जो डिटेल है वो एक पेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये तमाम वीडियोस में ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप लोग को हर वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं ताकि आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में प्रॉपर आइडिया हो सके। फिर इसके बाद आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो बनानी है। इंट्रोडक्शन वीडियो आप लोगों की कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि जो कहती हैं कि अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो बनाओ। उसमें क्या होता है, वो आपके स्किल्स को नहीं देखना चाह रहे थे, वो आपकी कम्युनिकेशन देखना चाहते हैं, आपका वे ऑफ स्पीकिंग देखना चाह रहे होते हैं। वो देखते हैं कि आपकी किसी भी लैंग्वेज में ग्रिप कैसी है, आप बोल कैसे रहे होते हो। अब इंट्रोडक्शन वीडियो में आपने क्या लिखना है, आप लोगों ने बताना होता है आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका फ्यूचर डायरेक्शन क्या है, आप लोगों ने क्या कुछ काम किए हुए हैं, कितनी पब्लिकेशंस की हैं, कितने सेमिनार्स अटेंड किए हैं, कितने वेबिनार्स अटेंड किए हैं। ये सारा कुछ आप लोग इंट्रोडक्शन वीडियो में बताते हो। लेकिन कोशिश करें कभी भी इंट्रोडक्शन वीडियो आप 3 मिनट से ज़्यादा की ना बनाएं, क्योंकि जितनी ज़्यादा इंट्रोडक्शन वीडियो आपकी डिटेल में होती जाएगी इतनी वीडियो आप लोगों की वो जो होगी टाइम कंज्यूमिंग होती जाएगी। तो इसलिए आप लोग शॉर्टेस्ट वीडियो बनाओ लेकिन उसके अंदर जो मटीरियल यूज़ करो वो अच्छा यूज़ करो। अगर आप लोगों को इंट्रोडक्शन वीडियो में प्रॉब्लम आए तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो का डाटा जितना भी होगा वो अपने पास लिखें। आप लोग अपने पास एक पैराग्राफ बना लें जो आपके पास 8 से 10 लाइन का होगा और उस लाइंस को आप लोगों ने फिर बोलना है और बोल कर आप लोगों ने अपना आप इंट्रोड्यूस करवा देना है। लेकिन अगर आप लोग डायरेक्टली बोलने लग जाओगे तो हो सकता है कि आप लोगों की जो वीडियो है वो लेंथी होती जाए। तो जितनी ज़्यादा वीडियो लेंथी होती जाएगी इतनी आपकी वीडियो जो होगी वो टाइम कंज्यूमिंग होती रहेगी। तो आप लोगों ने इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करना है। फिर आ जाता है एक्सेप्टेंस लेटर। अब आप लोगों ने एक्सेप्टेंस लेटर जो है ये आप लोगों ने जिस इंस्टीट्यूट से आप लोगों ने जिस इंस्टीट्यूट में आपने अप्लाई करना है ये वहाँ से लेना है। उसके बाद आप लोगों ने डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन, इस चीज़ को आपने बड़े ध्यान के साथ करना है। अटेस्टेशन में आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है कि जिस बोर्ड से आपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की है उन बोर्ड से आप लोगों ने अपनी जो डिग्री है, ठीक है, आपको 2 चीज़ें आती हैं, एक तो मार्कशीट आती है और एक डिग्री आती है जिसको आप लोग सनद बोलते हो। उसको आप लोगों ने अटेस्ट करवाना है। सिर्फ डिग्री को आप लोगों ने अटेस्ट करवाना है अपने बोर्ड से। लेट्स सपोज आप लोग फेडरल बोर्ड से हो तो आप लोग फेडरल बोर्ड के ऑफिस जाओ, ठीक है, वहाँ जाके अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं ओरिजिनल जो आपकी मार्कशीट्स हैं वो और उसकी एक फ़ोटोकॉपी लेकर जाएं और उनको दें और वहाँ से आप लोग अटेस्ट करवा लें। उसके बाद वो आप लोगों को एक इन्वेलप देंगे। अब आप लोगों ने इस इन्वेलप को खोलना नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब उनको इन्वेलप मिलता है वो देखते हैं कि इसके अंदर है क्या, और फिर जब वो डॉक्यूमेंट्स का जो इन्वेलप है वो लेकर जब आईबीसीसी मिल जाते हैं तो आईबीसीसी वाले जब इस इन्वेलप को ओपन देखते हैं तो वो कहते हैं कि दोबारा जाके इन्वेलप लेकर आओ, ये आपने ओपन क्यों किया है। तो आप लोगों ने इस चीज़ को अवॉइड करना है कि आप लोगों को जो आपकी बोर्ड की तरफ से इन्वेलप मिलेगा आपने उसको ओपन नहीं करना, और वैसे ही आप लोगों ने उसको आईबीसीसी में ले जाना है। आईबीसीसी क्या है कि जैसे आप लोगों का एचईसी जो हेड है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर रहा होता है, इसी तरह आपकी जो इंटरमीडिएट और मैट्रिक है उसके डॉक्यूमेंट्स को जो वेरीफाई करने वाला होता है वो आईबीसीसी होता है। जितने भी आपके बोर्ड आते हैं वो सब आपके पास आईबीसीसी के अंडर आते हैं। उसके बाद आप लोगों के पास अगर आपने बैचलर किया और मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो या पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास बैचलर या मास्टर की जो डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट है उसको ओरिजिनल जो आपके पास है वो आपने एचईसी से अटेस्ट करवानी है। आप लोगों ने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लोग एक तो जाकर भी करवा सकते हैं और दूसरा आप लोग ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। तो कोशिश करें आप लोग 1 माह 2 माह पहले ही सारे प्रोसेस कंप्लीट कर लें एडमिशन से, ताकि आप लोगों को उस टाइम इतनी प्रॉब्लम्स ना आए। फिर जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट अटेस्ट हो गए, आईबीसीसी से भी हो गए, एचईसी से भी हो गए, इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को आप लोगों ने फिर कहाँ से अटेस्ट करवाना है, मूफा से। मूफा में आप लोग जाओगे, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, यहाँ जाएंगे आप लोग। यहाँ जाकर ये G5 में इनका ऑफिस है, यहाँ पर आप लोगों ने जाना है। इधर जाकर आप लोगों ने टोकन लेना है। इसकी एक प्रॉपर मैंने वीडियो बनाई है, मूफा से हम डॉक्यूमेंट कैसे अटेस्ट करवाते हैं, आप लोग वो देखें, आपको प्रॉपर इसके स्टेप समझ आ जाएंगे। तो वहाँ जाके आप लोगों ने टोकन लेना है। टोकन लेके यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवानी है। डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवाने के बाद फिर आप लोगों को वो QR कोड, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं या आपकी जो डिग्री है इसके ऊपर आप लोगों के QR कोड लगा देंगे, और फिर उन QR कोड को आप वेरीफाई कर लेंगे और आपके डॉक्यूमेंट्स जो होंगे मूफा से वेरीफाई हो चुके होंगे।
उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स आपको मूफा से मिलेंगे, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो आईबीसीसी और एचईसी के डॉक्यूमेंट्स को नोटरी करवाने लगते हैं। आपने ये काम नहीं करना। देखें, आप लोगों को आईबीसीसी एचईसी ने जो डॉक्यूमेंट अटैच करके दिए वो मूफा से करवाया। आपने मूफा से जो डॉक्यूमेंट अटैच करवाओगे उसकी फ़ोटो कॉपी करवाएं। फ़ोटो कॉपी करवाने के बाद आपको फ्रंट पे और बैक पे उनकी स्टैंप लगी होगी। उसी तरह आप लोगों ने फ़ोटो कॉपी जो करवाओगे उसी तरह आपने करवानी है फ्रंट और बैक साइड पे, ठीक है। एक ही पेज के ऊपर फ्रंट और बैक करवाएं। करवाने के बाद फिर आप लोगों ने उनको नोटरी पब्लिक करवाना है। ओरिजिनल नहीं करवाने, फ़ोटो कॉपी डॉक्यूमेंट्स को आपने नोटरी पब्लिक करवाना है। उसके बाद आप लोगों ने जो मूफा से एक और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है वो आता है पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट। इसको भी आपने मूफा से वेरीफाई लाजमी करवाना है। जब आप लोग अप्लाई करते हो तो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट को भी आपने मूफा से वेरीफाई करवा कर अप्लाई करना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है पासपोर्ट। जो पासपोर्ट है आपके पास, इसके पास जो मिनिमम वैलिडिटी है वो 1 साल या 2 साल लाजमी होनी चाहिए। वो का 1 साल गुजर जाता है और फिर आप लोग चाइना में आने लग जाते हो और फिर आप लोगों के पास कुछ माह रह जाते हैं। फिर दोबारा से पासपोर्ट को रीन्यू कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करें कि आप लोग फिर पहले ही रीन्यू करवा लें, या जो भी आप पासपोर्ट बनवाएं वो 10 साल की वैलिडिटी पे बनवाएं, ताकि आप लोगों को चाइना में आके किसी किस्म की हर्डल ना हो और यहाँ से आप लोगों को दोबारा से पासपोर्ट को रीन्यू ना करवाना पड़े। जब आप लोग चाइना में आके रीन्यू करवाते तो आप लोगों को वो कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा पड़ता है और टाइम कंज्यूमिंग भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बेहतर यही है कि 5 साल की जगह आप लोग 10 साल का बनवा लो, ताकि आप लोगों को अगर फ्यूचर में कहीं ट्रैवल करना पड़े या आपको कहीं भी ज़रूरत पड़ जाए तो आपके पास इतनी वैलिडिटी हो। उसके बाद आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए जो लास्ट इंस्टीट्यूट से आपको मिलेगा। फिर आप लोगों के पास एक्सपीरियंस लेटर होने चाहिए कि अगर आपने किसी जगह पर काम किया हुआ है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, डिपार्टमेंट में, कहीं भी आपने काम किया है, वहाँ से आप लोग एक्सपीरियंस लेटर लें, वो आपके पास पे होना चाहिए। फिर बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट आपको कब ज़रूरत पड़ती है, आप लोग या तो जब आप लोग सेल्फ पे अप्लाई कर रहे हो तो उस टाइम बैंक स्टेटमेंट ज़रूरत पड़ती है, या आप लोग जब वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो। पहले ये होता था कि आप लोग जो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के स्टूडेंट्स हैं उनको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन अब जो है आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है। उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके पास इतना पैसा होना चाहिए, बस आप लोगों ने स्टेटमेंट शो करनी होती है। उस बैंक स्टेटमेंट जो वो आपकी अपनी भी हो सकती है या आपके किसी रिलेशनशिप की भी हो सकती है, आपके घर में से आपके भाइयों की हो सकती है, फादर की हो सकती है, या आपके मदर की हो सकती है। तो वो बैंक स्टेटमेंट आप लोग किसी की भी शो कर सकते हैं, वो इतना इशू नहीं है। फिर उसके बाद आपके पास कोविड सर्टिफिकेट जो है ये आप लोग बनवा लें। आप लोगों को कोविड सर्टिफिकेट जो है ये जस्ट आप लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है और फिल करके आप लोगों ने उसकी 100 रुपीज़ फ़ीस पे करनी है और आपको कोविड सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और कोशिश करें इस सर्टिफिकेट को भी मुफा से वेरीफाई करवा लें। उसके बाद आप लोगों ने मेडिकल करवाना है। मेडिकल के लिए आपके पास 2 अपॉर्चुनिटीज़ है। एक तो ये कि आप किसी रिकॉग्नाइज जो हॉस्पिटल उससे करवा लें, और दूसरा चाइनीज़ एक्यूपंक्चर सेंटर से। अगर तो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है फिर तो आप लोग कहीं से भी करवा सकते हो जो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट है या हॉस्पिटल है। लेकिन अगर आप लोगों ने पे करना है तो अगर आप लोग पे कर रहे हो तो बजाय आप लोग रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल से करवाने के आप लोग चाइनीज़ एक्यूपंक्चर सेंटर से करवा लो, जिसकी कॉस्ट जो है वो तकरीबन 7000 के करीब आ रही होती है। इसमें ये होगा कि वो आपकी पिक्चर्स, आपका जो फॉर्म, आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके जो अटेस्ट कर रहे होते हैं, आपकी अटेस्टेशन आ जाती है, वो तमाम जितना कुछ भी मेडिकल का है वो सब कुछ खुद क्लियर करके आपको दे रहे होते हैं। आपको फॉर्म लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पिक्चर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ खुद करते हैं और आप लोगों को वो 2 सेट प्रोवाइड कर देते हैं। तो और आप लोगों को रिपोर्ट्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो फिर बेहतर यही बनता है कि आप लोगों को पंचर सेंटर से करवा लें। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आ जाता है रिकमेंडेशन लेटर, जो आप लोगों को लास्ट इंस्टीट्यूट से मिल रहा होता है या किसी सुपरवाइज़र से मिलता है। रिसर्च पेपर अगर आपके पास है तो आपकी वर्थ ज़्यादा है स्कॉलरशिप की, अगर नहीं तो भी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिल जाती है। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास रिसर्च पेपर्स नहीं है तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं होगी, स्कॉलरशिप आप लोगों की बिल्कुल हो जाती है। तो आप लोगों ने जो मेहनत रिसर्च पेपर में करनी है, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप लोग सेमिनार, वेबिनार और कॉन्फ्रेंसेस वगैरह अटेंड करें, कुछ सर्टिफिकेशंस कर लें ताकि आपके सीवी की भी वेटेज बढ़ जाए। आप लोगों के जो नंबर ऑफ़ सपोर्टिंग मटेरियल्स हैं वो या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लोगों के बढ़ जाएँ। होपफुली आप लोगों को मेरी वीडियो समझ आई होगी, आप लोगों को पता चला होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो जब आप लोग मुफा से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाएं तो वेरीफाई करवाते हुए आप लोगों ने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मुफा से वेरीफाई करवाने हैं। एक आईबीसीसी के डॉक्यूमेंट जो आप लोगों के पास आए हैं, आपके बोर्ड के मैट्रिक की और इंटरमीडिएट की मार्कशीट एचईसी वाली करवानी है आप लोगों ने। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट को वेरीफाई करवाना है। वहाँ से कोविड सर्टिफिकेट जो आ जाता है इसको मुफा से वेरीफाई करवाना है। ये डॉक्यूमेंट मस्ट आप लोग मुफा से वेरीफाई करवा लें और उसके बाद फिर इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को नोटरी पब्लिक करवा लें। आप लोगों को पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट को नोटरी पब्लिक करवाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप लोग अपनी मार्कशीट्स और डिग्रीज करवाओगे वहाँ से। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।